छत्तीसगढ़ी की अपनी लोकगीत रही है। तो इसके बारे में एक मत कभी नहीं बना। मतलब मैं अगर समझ पा रहा हूं तो ये कह रहा है कि राजभाषा की अपनी एक कोठी है। बहुत अकन कोठी रहते वो में एक तो बड़े कोठी रहते। हम तस्मई शब्द का उपयोग किया करते थे। छत्तीसगढ़ी में प्रचलित शब्द है, लेकिन मेहरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रशासनिक स्तर पे इसे पाठशाला लिखा गया। हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, बनाया तो जरूर प्रशासनिक शब्दकोश, लेकिन वो शब्दकोश तो दूसरे शब्दकोश से भी गैर हो गया। छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी हिंदी की उपभाषा के रूप में अपनी पहचान बनाती रही है, मगर इसकी आत्मा अलग रही है, जिसमें माटी की खुशबू और एक अपनापन है। कुछ अवधी और कुछ उड़ीसा की टच लिए हुए यह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा आयोग के गठन के बाद कुछ ऐसा लगता है कि अपनी आत्मा से विमुख हो रही है, क्योंकि जिस भाषा के अंदर में अपनापन, एक मिठास हुआ करता था, उसकी अपनी बोली की कुछ शब्दों के वो शब्द शायद अब उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। नज़रअंदाजी अगर कहें तो कहीं ना कहीं राजभाषा आयोग की इसमें दिखाई पड़ती है। कोसरिया जी की किताब है गोट बात, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इन्हीं बातों का जिक्र किया है कि कैसे कुछ शब्द अर्थहीन हो गए हैं और जिसका अर्थ का अनर्थ अब लगाया जा रहा है, और इस पे जो दोष है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रशासनिक शैली में लिखने वालों का है, और राजभाषा आयोग अभी भी चुपचाप बैठा हुआ है। तो जो किताब यहाँ पे आई उसकी एक वीडियो हमने पहले भी डाल चुका है और कुछ लोगों ने उसे सराहा भी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तो बात करेंगे, और हमारे साथ में भी डॉक्टर PR कोसरिया जी आ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर कोसरिया साहब। और साथ ही में छत्तीसगढ़ी नवनिर्माण के भागीरथी कहे जाने वाले डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो हम उनसे भी समझेंगे भाषा के बारे में। हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे कोसरिया जी, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कहाँ गड़बड़ हो रहा है और राजभाषा कहाँ, क्योंकि कई जन आंदोलनों से जुड़े रहते हैं, तो हम समय समय पे उदयभान जी से भी पूछते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपका सभी को जय जोहार। छत्तीसगढ़ की अपनी लोकगीत रही है। हम बिटकहनी, ददरिया, सुआ और पंथी गीत का आनंद लेते रहे हैं। जी सर। फिर आप लिख देते हैं राजभाषा आयोग है अपन माई कोठी, ला टिप टिप ले भरे है के निहितार्थ, है ना जी। तो मतलब मैं अगर समझ पा रहा हूँ तो ये कह रहा है कि राजभाषा की अपनी एक कोठी है, जी, है ना, जिसमें वो अपने लोगों के लिए फायदे का काम कर रहा है। दरअसल वो नहीं है। ये जो वाक्य आया है, छत्तीसगढ़ी भाषा हा अपन माई कोठिला टिप टिप ले भरे है, हाँ, यह है आई से गुरवंश के शब्दकोश से जो राजभाषा आयोग है प्रकाशित करे है। ओकर भूमिका में उस समय के जो सचिव महोदय थे उन्होंने लिखा है, नाम नहीं बताऊंगा, उस समय है, आप लोग समझ सकते हैं, दुर्भाग्य से दिवंगत हो गए हैं जी। तो उन्होंने ये उसके बारे में जैसे किताब लिखते हैं तो टिप्पणी करते हैं, ये किताब में कहा है, तो उन्होंने टिप्पणी किया था और ये मेरे निगाह में आया उस किताब को देखने के बाद, शब्दकोश को देखने के बाद। उसमें लिखा हुआ था कि छत्तीसगढ़ी भाषा अपन माई कोठिला टिप टिप ले भरे है, ओकर निहितार्थ क्या है, सही अर्थ का है। पहली बात तो यह है कि माई कोठी के मतलब का होते बहुत सारे कोठी है गांव में, छत्तीसगढ़ी में रहते है, बहुत अकन कोठी रहते है, वो में एक तो बड़े कोठी रहते हैं, वो लमाई कोठी कहते हैं। बाकी में तरह तरह के धान भरते, खक्सरा बजरा भी रहते और बिजहा धान भी रहते, लेकिन खाए बर और कुछ करे बर जो रहते ना वो माई कोठी में भरते, बेचे बर हुई तो वो भरते, ओला कहते माई कोठी। अब भाषा विज्ञान में देखो कि वो चैलेंज करते, वो एक प्रकार से घोषणा करते कि छत्तीसगढ़ी भाषा, ये शब्दकोश छपे के बाद, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश जो गुरवंश साहब लिखे हैं ओकर छपे के बाद वो लिखा थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा अपन माई कोठिला टिप टिप ले भरे है, मने और जगह नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि दुनिया का कोई भाषा नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो टिप टिप ले भरा है, इसमें दूसरा और नहीं आ सके। छत्तीसगढ़ी भाषा अभी की भाषा है, वो टिप टिप ले कैसे भरी? फिर
तो छोटे मोटे माइक अन्य कोठी है, माइक कोठी छोड़ के वो में काला भरे है भाई। अच्छा चलिए, राज्य बनने के पहले जी हम छत्तीसगढ़ी बोली बोला करते थे, जी हाँ। भाषा नहीं। नहीं, अब राज्य बनने के बाद आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा, बोली से भाषा तक रूपांतरित होने में जी प्रमुख क्या चीज लगती है? दरअसल सर होता क्या है, भाषा विज्ञान के अनुसार देखेंगे तो पहली बोली ही रहती है। जैसे अवधी एक बोली थी, बाद में वो भाषा बन गई। उसका साहित्य हो, उसका शब्दकोश हो, इसको व्यापक रूप से लोग व्यवहार करते हो तो वो भाषा बन जाती है। ठीक है। खड़ी बोली, ये हिंदी जिसका हम लोग उपयोग करते हैं वो खड़ी बोली है। ये बिजनौर और दिल्ली के आसपास के बोली है, लेकिन ये इतना विकास कर लिया कि वो आज भाषा बन गई। तो छत्तीसगढ़ी में भी इतने साहित्य रचना हो रही है, काव्य लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो इसकी भी स्थिति अब बोली से ऊपर उठत है, ओकर दर्जा ऊपर आत है। तब एक स्थिति कहते हैं, ज्यादातर लोगों को कहने लगा कि ये भाषा है। अब ये तय आपको करना है कि ये सही में भी बोली है कि भाषा है। मतलब मुख्य रूप से ये है कि बोली भाषा तब बदल जाती है, बोली से भाषा तब बदलती है जब उसमें कई साहित्य आ जाएं, और सबसे प्रमुख आपने कहा शब्दकोश होना चाहिए, उनके अपने मिलते जुलते शब्दकोश। पिछले वीडियो में आप जाइए तो हमने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के ऊपर में बहुत सारी बातें किया है, जिसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आया था कमचिल को लेकर के। बांस के टुकड़े के अलग अलग नाम होते, उसमें एक नाम कमचिल है। कैसे छत्तीसगढ़ी की मूल जो बोली थी, भाषा थी, जिसका तात्पर्य था कमचिल का, वो वर्तमान में आके बदल गया। ऐसे ही एक शब्द का उपयोग जो कि डॉक्टर कोसरिया जी अपने किताब में करते हैं, और वो था अचियौनी और अखियौनी का। इन दो शब्दों का भी हमने यहाँ पे किया कि कैसे उस जो शब्द थे छत्तीसगढ़ी में जो अर्थ निकालना था वो गलत ढंग से लिए जा रहे हैं। अगले में आ गया हूँ तो मैं थोड़ा सा और शब्दों की ओर चलूँ, शब्दकोश की बात आती है, क्योंकि अगर किसी भी भाषा का यानी किसी भी बोली का सही शब्द ना लिया जाए, उसका सही अर्थ ना निकाला जाए, तो भाषा उचित नहीं मानी जाती, शब्दकोश गड़बड़ हो जाता है। वैसे एक शब्द आया खीर। खीर जी बड़ा कॉमन शब्द है आज की डेट में, और हम छत्तीसगढ़ में रह करके भी अब खीर ही बोलते हैं। जी हाँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है, और किताब में भी जब मैं पढ़ रहा था तो आपने कहा, मुझे याद आया कि हम तस्मई शब्द का उपयोग किया करते थे, और कुछ पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में भी तस्मई शब्द का उपयोग करते हैं, वो आपने यहाँ वर्णन किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में दूध और मीठा खाने की जो चलन रहा है वो कुछ कम रहा है, तो डॉक्टर साहब सही है ना? और जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे नमकीन और खट्टा खाने की ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खट्टी खीर बना करती थी, तो खट्टी खीर को भी तस्मई कहते हैं। ये सर इसके बारे में मैं कई लोगों से पूछा, गांव वालों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, क्योंकि ये तो लुप्त हो गया लगभग, आजकल इसका उपयोग नहीं होता है। नहीं होता, तस्मई तो बोलते ही नहीं। हाँ नहीं, और कुछ लोग तो जानते भी नहीं इस शब्द को, इतना लुप्त जैसे हो गया है। तो मैं बुजुर्गों से भी पूछा तो इसके बारे में एक मत कभी नहीं बना। मैं राजनांद गांव में साहित्य संगोष्ठी थी, साहित्यकार लोग जुड़े थे। साहित्यकार मतलब आप समझ सकते हो ज्यादा समझदार किस्म के होते हैं, मन मान के चलते हैं। वो मतलब भी पूछे हूँ कि तू बता मेरे को तस्मई का क्या अर्थ है, वास्तव में तस्मई काला कबो। तो थोड़ा समझत नहीं रही ना, तो मैं बोला और स्पष्ट करें। मैं बता, चावल में दूध भी डाल के पकाते हैं और चावल में मही डाल के भी पकाते हैं। दूध डाल के पकाते थे मीठा होते, जिला खीर का था, और जो एक और होते जिसमें मठा डाल के पकाते हैं, मही डाल के, वो खट्टा रहते। एक आदमी मिली इस बोला, वो बताइस कि सर ऐसी बात है कि मेरे पिताजी, मेरे घर में गाय था, तो पिताजी माँ को बोलते थे सब्जी नहीं है ना, कोई बात नहीं, वो मही रखे है, तस्मई बना ले। मैंने मही है तो खट्टा ही होगा, बनेगा। और वो बहुत कन्फर्म होकर बताया। तो लेकिन मैं पूरा नहीं माने हूँ, दूसरा लगल भी पूछे हूँ, मैं शब्दकोश को भी देखे हूँ। शब्दकोश में ज्यादातर खीर लिखा है तस्मई को। एक शब्दकोश है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये भी यहाँ का नहीं है, वो शायद संभवतः संस्कृत शब्दकोश है या हिंदी प्रमाणित कोश है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में था ही नहीं। वहां मेरे को मिला खट्टी खीर, केवल खट्टी खीर वहां मिला,
यहाँ के शब्दकोश में होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ी में किसी में नहीं है। तब मुझे लगा कि वो जानता है खट्टी खीर को। तो इसके बारे में अब दो मत हो गया है, एक नहीं हो सका है। कुछ लोग मानते हैं कि तस्मई का मतलब खट्टा खीर है, कुछ लोग कहते हैं तस्मई का मतलब जो मीठा वाला है वो खीर है दूध डाल के पकाए वाला। तो अब चूंकि दो तरह की विचारधारा है, तो ये कह सकना आज की स्थिति में मेरे लिए संभव नहीं। मैंने इस किताब में एक बात लिखा था, जैसे क्रिकेटर जब बॉल फेंकते बैट्समैन को संदेह होते कि आउट है कि नहीं है, तो अंपायर वाला संदेह का लाभ देते थे। तो मैं भी संदेह का लाभ देते हुए खीर मान लो पक्का मीठा वाला है, क्योंकि दोनों ओर है और ये पहले से चला थे, बहुत ज्यादा मना लोग बोले ने, तो एक प्रकार से संदेह का लाभ दे, लेकिन क्लियर कट नहीं बता सकते। ठीक है, मगर इसी किताब में आपने एक और शब्द कहा है कि जो मीठा बनाया जिसे आम बोलचाल की भाषा में और हम अब छत्तीसगढ़ी भाषा में भी उसे खीर बोलने लगे हैं। दूध और शक्कर और चावल डाल दिया तो खीर हो गई। लेकिन जब खट्टे में जाते हैं, जब हम मही डाल करके चावल बनाते हैं और नमक डालते हैं, तो उसे आपने इसमें उपयुक्त किया है मेहरी। मैं बताना ही चाह रहा था, आपने अच्छा याद दिला दिया, उसमें छूट गया था। छत्तीसगढ़ी में प्रचलित शब्द है, चलो ये दोनों में हम लोग एक प्रकार से कंफ्यूजन हो गए, लेकिन मेहरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेहरी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हमें शब्दकोश बनाएं और जब जहाँ कंफ्यूजन की स्थिति हो तब ऐसे शब्दों को सामने रख दें जिनमें कंफ्यूजन नहीं है। जो ये छत्तीसगढ़ी जो भाषा बन रही है, जो शब्दकोश बन रहा है, उसमें मेहरी शब्द का प्रयोग है? मेहरी शब्द का प्रयोग तो मेरे को नहीं मिला है। बस हम यही बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जो हमारी परंपरागत बोली रही है, जो हमारी पहचान थी, जो हमें बुजुर्गों से विरासत के रूप में बहती चली आई है, कहीं ना कहीं वह बोली जब भाषा की ओर रूपांतरित हो रही थी तब कुछ शब्द विलुप्त होने लगे जो कि हमारी पहचान से अलग हुई। और जब वह बोली विलुप्त होती है तो संस्कृति विलुप्त होने लगती है, क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। संस्कृति के बारे में बात करूंगा, उदय भान जी बैठे हैं तो मैं चर्चा पे उनको लाऊंगा। लेकिन एक और बात आती है जो बड़ी हंसी की बड़ी मेरे को लगती है कि जब मेहरी शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक शब्द हमें और जहन में आ जाता है, और किताब में वो भी आपने लिखा है, मेहरिया, है ना। तो वो मेहरिया शब्द को मैं कुछ मेहरी से संबंधित होगा, लेकिन बाद में समझ में आया जब मैं उसको शब्दकोश में पढ़ने गया और वो हिंदी व्याकरण में भी गया, तो कुछ जगहों पे मेहरिया का शब्द पत्नी के रूप में बताया गया है। जी हाँ, पत्नी के रूप में है। दरअसल यही तो समझने वाली बात है। बहुत जगह इतने कम अंतर के अर्थ रहता है कि आप अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करें तो, या उस बात को नहीं समझे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं एक शब्दकोश में बात लिख रहा हूँ, ये राजभाषा आयोग प्रकाशित हुई थे और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक शब्दकोश बन रहा था जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुआ। उसमें ये बात आई थी, वो लिखते हैं सीथा। हाँ, ये किताब में भी मैं देख रहा था आपने सीथा शब्द को बड़ा अच्छा किया है कि तोर होठ में सीथा चटके है धोले। ये है वाक्य, वो प्रशासनिक शब्दकोश में लिखे हैं, जो शब्दकोश बनाए हैं तो बनैया मना लिखे हैं, मैं वही लोग कोट करे हूँ। तो सीथा के मतलब क्या होता है? अब असली बात यह है कि वो ये बताना है कि आपने सीथा शब्द का इस्तेमाल किया है, और उसने जो लिखा है सीथा, वो भात के दाना के लिए लिखा है। भात के दाना? हाँ, दाना। जैसे पूरा हो गया तो भात बोल देते हैं, अब एक आध दो दाना गिर गए तब चावल के चूरे के बाद जब बने, हाँ, तो वो सीथा लिखी, जबकि वो एकदम गलत है, टोटली गलत है। सीथा के लिए जैसे कमचिल के रीत है, बांस का टुकड़ा कर दे नो है, वैसी सीथा है तो दिखे में ऊपरी रूप से देखबे तो भात का ही टुकड़ा है, लेकिन भात का नहीं है। बासी का जो दाना बचता है वो गिर जाए तो बोले देख ले पूरा सीथल गिरा डरे, या सीथा खा डरी पसियल छोड़ दी। अब ये सीथा खा डरी माने वो भात के दाना है, मैंने बासी के दाना है, भात का नहीं। सॉरी, मैं भात का दाना बोल दिया। भात के मतलब यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो ताजा होगा, जो गर्म, हाँ, जो भात है जो आप खाते हैं चावल, उसे हम भात कहते हैं छत्तीसगढ़ में। और पुराना हो जाए, बासी हो जाए, नहीं पुराना नहीं सर, बासी बनाया जाता है। हाँ, तो बासी बनाने का तरीका एक बार और हमारे जो और भी दर्शक है उनको भी समझ बासी बनाने का तरीका, हाँ, ये जानना जरूरी है। अन्ना सदर मैं पहले बता रहा हूँ, जो ये धारणा एक बनी है, और उदय जी आप भी इसको मान रहे होंगे, बासी का मतलब सीधा मान लिया है
कि हमने शाम को खाना चावल बनाया और बच गया तो उसको रात को पानी डाल के रख दिया, वो बासी कहलाता है। जी हाँ, ये सही आपने बताया। अभी वो बासी है, लेकिन जैसे अभी छत्तीसगढ़ सरकार बोरे बासी बना दी, ये तो छत्तीसगढ़ के तो भाषा के अपमान है। बासी तो होते, मैं उसी उड़ीसा से आया है, मेरे अभी जहाँ रहता हूँ, वो आदमी से पूछा तो वो भी कहते कि हम सर बासी खाते हैं, बोरे बासी नहीं खाते। मैंने आप बासी है, वो तो एक कहना चाहिए खाना का बनाने का प्रकार है, विधि है, जिसको बासी बनता है। बन जाए अलग बात है, रखे रखे बासी हो जाए वो दूसरा है। इसको हम बनाते हैं और बनाने की विधि यही है। हम गांव के लोग क्या करते हैं कि उनके पास काम बहुत है और खाना वाना बनाने को उतना समय नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, चावल को, भात को मैंने ज़्यादा पका दिए, जानबूझ के ज़्यादा पकाते हैं ताकि बचे जो है भात ल उनमें पानी डाल के और थोड़ा सा पसिया बचे रहते वो भी डाल देते, मिलाते, खाली पानी नहीं रहे, जो पसाए पसिया रहते ओला भी मिला देते और दोनों मिला के रात भर रख देते। तो रात भर के बाद ही वो बासी बन पाई, आधे बीच में नहीं। मैं एक और लिखे हूँ, अर्धबासी भी लिखा है, एक जगह कहीं आया होगा, आप पढ़े होंगे तो। अर्धबासी क्या होगी, आप ये शब्द आपको नहीं मिलेगा, मैंने अर्थ लगाया है। कभी कभी क्या करते हैं, हमारे घर में भी करते हैं, सुबह भात पकाए, अब सुबह के भात को ही बच गया, हमको दोपहर में खाना है, पानी पहले डाल दिए, तो कम समय डला, पूरा रात भर नहीं है, आधा लगा, तो अर्धबासी हो गई। पूरा बासी नहीं बन पाई, लेकिन प्रक्रिया वैसी होगी बासी जैसे, और गर्मी दिन में ज़्यादा खाते हैं तो वो बासी होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि सीखा क्या है। आप दूसरे को सिखाओगे, दूसरे लोग सीखेंगे, वो तो यही सोचेंगे कि भात का जो दाना है वो खाने के समय चिपट गया है आपके इसमें ओठ में, और में धो दे। दूसरी बात, उसमें चटकना आया है, चटकना मतलब दबा करके आप चिपका दो, वो चटकना है। और लटकना है, वो एक दाना छूट जाता है तो लटक गया रहता है, जिसको थोड़ा सा झड़ा दीजिए तो वो झड़ जाता है। दरअसल वो लटकना था, जिसको अर्थ ठीक से नहीं समझने के कारण चिपकना बता दिया। इसीलिए बोला कि आपको भाषा की प्रकृति को समझना होगा, उसके स्वभाव को समझना होगा, उसकी संस्कृति को समझना होगा, तब आप अर्थ बता पाएंगे, अन्यथा पूरा सत्यानाश कर देंगे। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि सूरदास ने भी अपने यहाँ लिखा हुआ है कि कान्हा जब माखन खाते हैं तो मुंह में लपटाए लेते हैं, चपटाए नहीं देते। तो आप यही बताना चाह रहे हैं इस तरफ में कि जो शब्द उपयोग किया है वो कहीं ना कहीं चटकता नहीं है, लटका होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इन शब्दों के जो भी आपने कहा और बासी के बारे में जो चर्चा हो रही थी मित्रों, बासी में दो शब्द उपयोग किया भी इन्होंने, अर्धबासी और बासी। इसके पीछे का कहा कि अर्धबासी वो जो सुबेरे चावल बन गया और उसको पानी में डाल के कुछ समय तक के लिए छोड़, अर्धबासी है। और रात को, शाम को जो चावल बना उसे रात भर पानी भिगो कर रखा गया तो एक्चुअल में बासी है। तो बासी और अर्धबासी के बीच में केवल इतना ही है कि एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, और ये साइंटिफिकली अब प्रूफ भी होने लगा है कि जो राइस हो या मिलेट्स हो, जो भी आज ट्रेंड पे चल रहा है, अगर इसे आप फर्मेंट करके लेते हैं तो आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है और ये गट बैक्टीरिया को ताकत देता है। बासी बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो आप इसका समय भी उपयोग करते रहिए, और खास करके मौसम बहुत अच्छा कहा जाता है। तो एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहूँगा, बासी के एक प्रकार और है, दूध हो आप तो देख ही ले प्रकार जो बासी बनते, और दूसरा जो है अर्धबासी होगी। एक होते पेज, पेज बनता है, भात को इतना पकाया जाता है तो फूटते तक, उसमें पानी ज़्यादा रहे, उसको पसाया नहीं जाता, और उसको ठंडा होने दीजिए जी, तो वो पेज हो जाएगा। सवेरे उसको उपयोग करते हैं। हाँ, सवेरे गर्मी के दिनों में उपयोग किया जाता है, और इधर का नहीं, लेकिन जो मैदानी इलाका और अर्ध पहाड़ी इलाका जो हमारा है यहाँ का, वहाँ पे हमारे भाई लोग इसका उपयोग करते हैं। पेज पीने का मुझे भी एक बार नौबत मिली थी और मैंने पिया पेज को। पिंडरा मरवाही के प्रवास में था कुछ समय पहले, तो सुबह सुबह मुझे पेज पीने को मिला था और अच्छा आनंद होता है, और अच्छा होता है कि इससे लू नहीं लगती, एक और ख़ास बात है, और ताकत मिलता है, और आपका दिन भर पेट भरा भरा रहता है। मज़े की बात यह है कि आप रिहाइड्रेट रहते हैं, हमेशा डिहाइड्रेशन नहीं होता है। चलिए इस पे और भी बात करेंगे, पर मज़े की बात आ रही थी, थोड़ा सा आप भी आऊँगा। बड़ा अच्छा शब्द यहाँ पे किया, चिला, चिकट, चिटहा, चिटहीन,
चिटकी और पखार, ये 5 शब्द आपने यहाँ पे उपयोग किया है और मिलते जुलते शब्द हैं। चिला, रोटी से बनाया चावल की रोटी और चावल के आटे का रोटी, वो आपने किया। चिकट, ये विवाह की एक रस्म आपने बताई, संस्कृति आ रही है। ये चिकट में क्या होता है? वो अभी गांव में अभी पूछेंगे, शादी हो रहा है तो वो लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे, वो चिकट माटी पर गिरे हैं। जो शादी के पहली मिट्टी लाते हैं और उसी से कुछ ऐसी यंत्र ये बना देते हैं और मड़वा के पास, वो चिकट माटी है। एक चिकट होता है जो ग्रीस व्रीस लग गए है, तेल वेल गाड़ा के, खासतौर से बैलगाड़ी के, और जो मिट्टी, वो लोग चिकट हो गए। चुटकी का विभ्रम स्वरूप चिटकी है। चुटकी, चुटकी शब्द का छत्तीसगढ़ी भाषा में चिटकी कहा जाता है, ऐसा में आपने कहा। चिटकी, हम कहते हैं चुटकी भर दे दे, बस वही छत्तीसगढ़ी में चिटकी भर एक रही। मगर ये चिटहा चिटहीन, चिटहा वही है जिसे भाई गाड़ी से बताया, आप कोई मैकेनिक काम कर रहे हो और आपके कपड़े में चीट लग गया, चीट उसी को कहते हैं जो बैलगाड़ी का जो काला काला निकलता है वो चक्का में से, वो चीट कहलाते हैं। मगर एक चिटहा चिटहीन मैंने सुना कि जो छोटे काठी के होते हैं या उम्र के होने भी कुछ ऐसा, वो भी थोड़ा सा आता है लेकिन उतना नहीं। जो गंदा होते हैं वो चिटहा है, क्योंकि वो तेल लगा है, ग्रीस लग गया है तो गंदा हो गया, तो चिटहा हो गए। चलिए चलेंगे, थोड़ा सा उदय जी के पास भी चलते हैं। उदय जी अभी शब्दों को पूरा सुन रहे हैं, तो राजभाषा किस तरह भाषा के साथ में जो न्याय करना चाहिए वो न्याय नहीं हो पा रहा है। जब हम कोसरिया जी की बात सुनते हैं, मगर हर समाज की, हर सभ्यता की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं उसकी बोली भाषा से होती है और भाषा की अपनी शब्दकोश होते हैं। अगर शब्दकोश गलत हो जाए तो उसकी जो संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी मुख्य धारा से किनारे होकर के दूसरी तरफ बहने लगती है। छत्तीसगढ़ के गठन में आपकी बड़ी प्रमुख भूमिकाओं में से रही है, आपने काफ़ी आंदोलन किया। अब जब छत्तीसगढ़ बन गया, उसकी पहचान के लिए भी भाषा की ज़रूरत है, और जो कोसरिया जी कहते हैं कि भाषा के साथ में वो न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर छत्तीसगढ़ बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? पहले तो मैं सबोला जो भी ये वीडियो देखा थे ओकर से निवेदन आग्रह मोर विनती हवे कि जो ये प्रश्न आ रहा है कि मोर 25 साल छत्तीसगढ़ हो गए, तो छत्तीसगढ़ी के जो अंतरात्मा होते हैं, आत्मा, वो भाषा होती है। और उसके साथ जिस तरह से उदासीनता आज 25 साल हो गए, मोला पीड़ा दर्द यही है, कोई के भी मातृभाषा हो ओकर सम्मान पहले होना चाहिए। जैसे भी वो बनिस तो ओकर मातृभाषा में हमार स्कूल पाठ्यक्रम प्रशासनिक ये होना अनिवार्य कर देना चाहिए। पर यहाँ हुआ उल्टा। यहाँ 2007 में राजभाषा वो कहे के बाद राजभाषा बनिस, आयोग बन गए। आयोग के काम का है उस मातृभाषा का शोध करना, शब्द को तैयार करना, उसका विस्तार जो छूट गया है, जो लुप्त हो रहा है, उसको विधिवत करके उसको प्रसार किया जाना चाहिए और लोगों को लाना चाहिए, जिसमें अभी तक कार्य नहीं किया गया। तो पीड़ा ये है जो अभी कोसरिया जी कह रहे थे, तो हमारा वही है। और छत्तीसगढ़ी के अब तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे अभी आप मन सुना तो महाराष्ट्र में चला थे या उड़ार भी चलते कि ये भाषा में नहीं बोली, तो कैसे कैसे के हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला थे। अब वो बात हमारे छत्तीसगढ़ में भी उठा थे। छत्तीसगढ़ी के वो में छत्तीसगढ़ी के अलग अलग परिभाषा दें लोग, इतिहासकार, साहित्यकार, कि मूल छत्तीसगढ़ी के परिभाषा का है, वो में भी अलग अलग लोग तर्क दें। तो छत्तीसगढ़ी खाली बोली से कि मैं बोल ले सीख ले तो वही सही छत्तीसगढ़िया हो गए, यहाँ ये बात भी आ जाए। अब कितने वर्ष से है वही छत्तीसगढ़िया है, मूल निवासी है। तो अभी हमार सवाल यह है कि मोर माई के भाखा जो छत्तीसगढ़ी है, ओला पहले सजोय के श्रृंगार है, वो हमारे प्रदेश के वो श्रृंगार है। तो वो में होना चाहिए। जो राज्य सरकारें जो भी बनी है अभी तक, इस पर जितना कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं किया गया है। यदि ये कार्य नहीं किया जाता तो मैं बड़े आत्मविश्वास मुझे जो रहा है, उस आत्मविश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से और प्रांतों में क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, तो उसका अवसर ये खुद देंगे। भविष्य जो गर्व में छुपा हुआ है, आप देखिए तेलंगाना में, वहां तेलुगु भाषा की क्षेत्रीय पार्टी है। आंध्रा में जाइए,
आंध्रा में तेलंगाना उस भाषा की पार्टी है, आप पश्चिम बंगाल ममता में उस भाषा की पार्टी है। जहां भी आप जाएंगे क्षेत्रीय पार्टियों की, भाषाओं की पार्टियां क्षेत्र आज राज कर रही हैं। और यदि यही हाल रहा तो कोई बड़ी बात नहीं कि सब जेते का अपन कहा थे, वो खुद अपने आप को आह्वान या संदेश उस चीज को दे रही है। यदि अब ये बर्दाश्त नहीं करी। बिल्कुल। अब उसी से बात किए और आपका आ रहा है समय की बात आप कर रहे थे कि आते, और जब समय की चर्चा होती है, जब समय को बताया जाता है, तो छत्तीसगढ़ी में एक बड़ा अच्छा सा गीत हुआ करता जिसको इस किताब में उकेरा है। कहा है कि बेरा ढरक गे नागर ढिलागे, होगे बियारी के बेरा हो संगी, होगे बियारी के बेरा। हाँ जी सर, ये दरअसल क्या था सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि चंद्र कुमार चंद्राकर या किसी के शब्दकोश है जिसमें बेरा ढरक गे, इसका अर्थ वो लिखते हैं दोपहर हो गए। बेरा ढरक गे, हाँ, तो दोपहर हो गए दोपहर हो गए हैं। तो मैंने देखा कि ये बेरा ढरक गे का मतलब दोपहर कैसे होगी, और मझनिया का थे। फिर बेरा के मतलब सवेरा होना था। नहीं सर, दूसरा है। बेरा माने सूरज का है। अच्छा, बेरा माने सूरज को है। सूरज कहाँ है, कौन उगती बेरा, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं उगती बेरा है, डूबती बेरा है। लोकगीत में शादियों में भी वो इसका इस्तेमाल होता है, डूबती बेरा, तो वो बेरा है। अब उन्होंने लिखा कि दोपहर हो गए, तब मैंने ये लिखा कि दरअसल उनको अर्थ देखने के लिए यहाँ के लोकगीत को भी देखना चाहिए, जो सही पहचान है। तब ये कविता मैंने लिखा, ये गीत को बताया कि बेरा, आप इसको पढ़ लीजिए, बेरा ढरक गे नांगर ढिलागे, यानी शाम हो गए, नांगर ढिलागे शाम हो गई। बेरा ढरक गए, अरे तो बेरा ढर काटे रे, मैंने रात करता रहे, देरी करता रहे। तो ये देरी और समय बिताने से मतलब है। बेरा दोपहर हो ऐसे नहीं है। अब ऐसे आप शब्दकोश बनाओगे और वो कोई किताब लिखी या कोई पाठ्यक्रम में डाल दी तो का लिखी, बेरा के मतलब दोपहर। तो बेरा ढरक्के की बात आपने बताया कि नागर ढिला गए हैं, इसका मतलब ये हो रही है कि शाम हो रही है, वो बेरा हुई। उदय जी, पर इसी में एक और बात आती है, जब हम रात्रि का भोजन करते हैं तो हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं बियारी हो गए का, तो बेरा और बियारी के, तो कुसरिया जी फिर इसका क्या मतलब हुआ? बियारी, तो एक तरफ आपने कहा कि बेरा के मतलब सांझ हो गए, तो बियारी के मतलब? बियारी मतलब शाम के बाद। यहाँ का शब्द है सर कि अलग अलग समय का, जैसे अपन लंच है, डिनर हुए, अलग अलग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे रात के जब खाना खाया जाता है तो छत्तीसगढ़ी में ओला बियारी कहते हैं। बियारी वारी होगी, जैसे हम बैठे रहे, कोई पूछेगा हम लोग तो खाना खा लिया है, सामान्यतः हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो वो लोग बोलेंगे बियारी होगी, यानी रात का खाना डिनर हो गया। असल में भाषा में एक और है, कोई भी लोक भाषा होती है वो भाषा से भी ज्यादा पावरफुल शब्द रखती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, भाषा बनती है बोलियों के मेल से, इसका मतलब उसका जड़ बोली है, और ये ज्यादा पावरफुल या अर्थ रखता है। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक है नारियल। नारियल के विभिन्न भाग होते हैं, खोलटी होते हैं, बूच होते हैं, और पूरा रह जाएगा तो भेला होगी। लेकिन जब वो टुकड़ा कर करके लोगों को बांटते हैं, उसके लिए हिंदी में क्या शब्द है? मेरे हिसाब से कोई शब्द नहीं है। वहां हिंदी मौन है। वो वहीं तक पहुंच पाए थे जहां नारियल के और टुकड़े हैं, मैंने भाग है, उसका हिस्सा है, उसका नामकरण है, लेकिन वो उस टुकड़े तक नहीं पहुंच पाया जब भेला को भी तो छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए, जिला खुरोरी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। खुरोरी, खुरोरी के लिए हिंदी में क्या है? नहीं है। तो आपसे समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ी लोक भाषा कितने स्ट्रांग है, और हर एक के लिए अपने अलग अलग शब्द रखते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा का जो वैल्यूएशन है, मान्यता है, वो तब तक, और एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए वो तब तक नहीं होती है जब तक कि उसे प्रशासनिक स्तर पे ना लाया जाए। चाहे वो उसका साहित्य कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, उसके शब्दकोश चाहे कितने भी व्यापक क्यों ना हो, प्रशासनिक स्तर पे जब आएगी तभी उसे मान्यता मिलेगी। इसे बहुत सारी बोली हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी शब्दकोश भी व्यापक है और साहित्य भी बहुत है, लेकिन उन्हें चूँकि प्रशासनिक मान्यता नहीं मिली, प्रशासनिक
कार्यों में उन्हें नहीं लाया गया तो उन्हें उतना समृद्ध नहीं बना पाए और पहचान नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के भी प्रशासनिक शब्दकोश की चर्चाएं काफ़ी रहती हैं और उसी पे एक बात और आती है कि हमें कुछ शब्दों को यूं ही ले लेना चाहिए जो भी चल रही है, जो हमारे शब्द नहीं है। उस पे इशारा मैं करूँगा, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का, कुछ उर्दू के शब्दों का भी अब छत्तीसगढ़ी में उपयोग होने लगा है। जैसे हम ट्रेन बोल दें, हम रेल बोल दें, हम कंडक्टर बोल दें, ये एक सामान्य भाषा है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सब भाषा विज्ञान के सवाल है सर मेरे। इसका उत्तर भाषा विज्ञान के पास है। भाषा जो किसी भी क्षेत्र की हो या क्षेत्रीय बोली जिसे आप कह सकते हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार दूसरे प्रदेश के भाषा को या दूसरे देश के भाषा को ग्रहण करती है और तभी वो भाषा जिंदा रहती है। संस्कृत ने ये नहीं किया, इसलिए थोड़ा लुप्त जैसे हो गई। हरिशंकर परसाई ने इसको अच्छा परिभाषित किया था कि आपके पवित्रतावाद ने हिंदी का बहुत नुकसान किया है, इसलिए कि आप वो अंग्रेजी का शब्द है तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये आपका पवित्रतावाद है। लेकिन आम बोलचाल के आदमी क्या करता है, वो बोलता है, वो एक शब्द बोलते हैं कि कल मेरे वाइफ को बुखार हो गया था। अब इसमें देखिए हिंदी भी है, वाइफ अंग्रेजी भी है, फारसी भी है, तीन तीन भाषा। उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ कैसे बोल रहा है, कौन भाषा के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो नहीं मालूम। वो सबको मिला करके एक भाषा खुद बोल रहा है, जिससे भाषा का मतलब है अभिव्यक्ति का माध्यम। चलिए मैं एक और चीज़ आपके लेता हूँ। एक और, आप जब इन भाषाओं का बात कर रहे हो तो एक और आता है अध्ययन केंद्र। ये हिंदी का एक शब्द है, अध्ययन केंद्र। और आप कहते हैं कि प्रशासनिक स्तर पे इसे पाठशाला लिखा गया है। जी हाँ, ये सर जैसे आपने एक प्रश्न किए थे उस पर थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करें कि हर प्रदेश में उनके प्रशासनिक शब्दकोश है। बिहार का भी प्रशासनिक शब्दकोश है। चौहान जी ने भी ये बात रखी थी कि उनका एक शासन के स्तर पर, अपने भी यही बात कही थी, जब तक से शासन से मान्यता नहीं मिली तब तक से वो भाषा जो विकास करना चाहिए, जो समृद्ध होनी चाहिए, वो नहीं होगा। हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, बनाया तो जरूर प्रशासनिक शब्दकोश, लेकिन वो शब्दकोश तो दूसरे शब्दकोश से भी गए बीते हो गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सीधा चटके है, मैंने भात के दाना, अब वाक्य भी लिखा है, भात के दाना को सीधा कह दिया। अंगोछना, नहाए के बाद बने अंगोछले पे, नहाए के बाद अंगोछे नहीं जाए, ये वही शब्दकोश बनाते और उसी ने भी ये तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो उनको पहले चाहिए था कि गांव में जाते वहाँ के लोगों के बोलचाल कैसी है, इसके बदले किस शब्द का इस्तेमाल सामान्यतः करते हैं, जानबूझ के नहीं, एक प्रवाह में करते हैं, उसको समझना था। और भाषा को वहीं आप समझ पाएंगे, बोली को, उस प्रवाह में। बोली में एक और बात करता हूँ मैं। आप छत्तीसगढ़ी में हम कहते हैं गली गली घूमत रही चटूरा, ठीक है, और मैं रद्दा रद्दा गोयो, गली गली रद्दा रद्दा। सर ये क्या है, रस्दा जो है वो कोई भी रास्ता हो सकता है। यहाँ से मैं कोई गांव जा रहा हूँ तो मेरे जाने का रास्ता है, वो रास्ता सड़क भी हो सकता है, कच्ची भी हो सकती है। लेकिन गली हमेशा गांव के बीच के दो घरों के बीच की गली को वही गली कहेंगे। रास्ता वो भी है, लेकिन वो केवल गांव में प्रयुक्त होगा। एक घर से दूसरे घर जाना हो, एक कोना से दूसरे कोने गांव में जाना हो, तो हम गली से जाएंगे, रास्ता से नहीं जाते। और गांव से जैसे ही बाहर निकलते हैं, कोई दूसरा गांव जाते हैं, तब गली से नहीं जाते हैं, रास्ता से जाते हैं। तो ये अर्थ को समझना पड़ेगा कि गली कहाँ पर प्रयुक्त होता है और रास्ता कहाँ पर लिए कहते हैं। चलते तो दोनों में है, दिखने में इसी लगेगा। अब मैं आपसे एक करूँ, इतनी सारी बातें हो गई, बहुत सारे इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके अर्थ कुछ गलत ढंग से निकाले जाते हैं और कई साहित्यकारों की बातें भी इसमें की गई है कि, और कुछ सरकारी जो ऑफिसर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं राजभाषा में और छत्तीसगढ़ी भाषा को बनाने में, उनके ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस किताब के अंदर में लगाया गया है कि शायद छत्तीसगढ़ी भाषा को जो उसका मूल स्वरूप है उसको बिना समझे किताब में डाल दिया गया, और जिससे कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो आत्मा है
वो उससे दूर जाती हुई दिखाई प्रतीत होती है। तो अगला प्रश्न जो मेरा अब आपसे रहेगा जी डॉक्टर कोसरिया जी, वो ये है कि इतना सारा तो आपने क्रिटिसाइज कर दिया कि यहाँ यहाँ गलती है, यहाँ यहाँ खामी हो, चर्चा में हमारे निकल भी आया। उपचार क्या है? उपचार बहुत आसान है सर, और मैं कोशिश भी कर रहा था। अब तक तो हो सकता है ये उपचार हो चुका होता अगर मेरा ट्रांसफर राजनीतिक आधार पर वो दूर वाड्रफनगर में नहीं किए होते, क्योंकि मैंने शब्दकोश बनाने के लिए टाइप कर लिया था, उसमें संशोधन करना बाकी था। लेकिन ट्रांसफर हो जाने की वजह से ये हुआ कि वो डूंगरगढ़ में रह गया, और कंप्यूटर में आप जानते हैं कुछ भी होते रहता है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई तो सुधारने गए और पता चल सब डिलीट हो गया। मेरे पास अभी भी वो है, उसका सीडी है, लेकिन वो खुलता नहीं है। 500 पेज का वो दिखाता है इसमें, लेकिन क्या लिखा है वो नहीं आता है। तो उसके लिए है, अभी भी अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि शब्दकोश बनाऊं। सबका प्राण है किसी भी भाषा का शब्दकोश। अगर उसका चेहरा देखना है किसी भाषा का तो आप शब्दकोश में देखेंगे, तो वो उसका एक प्रकार से आईना है। तो आईना को ठीक कर लीजिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका उपाय है शब्दकोश बनाना। ऐसे शब्दकोश बनाएं जो निरापद हो, अर्थ संबंधी ऐसे दोष ना हो। जब तक से अर्थ संबंधी दोष रहेगा उस शब्दकोश का कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अब आपके हिसाब से, जब मैं बात करूँ, आपका ट्रांसफ़र राजनांदगांव से सरगुजा कर दिया गया, मतलब उस समय का सरगुजा था वो, आज जरूर उसका रामानुजगंज बलरामपुर रामानुज जिला के नाम से आ गया है। उस समय तो एकीकृत सरगुजा हुआ करता था। वहाँ की बोली अलग, वहाँ का कुछ साहित्य भी है वो भी अलग है। बस्तर में जाते हैं, बस्तर की अपनी साहित्य अपनी बोली है, उनके अपने शब्दकोश हैं कुल मिला के कहा जाए। अब अगर हमें छत्तीसगढ़ को एक राजभाषा के रूप में देना है और उसका शब्दकोश तैयार करना है, तो ये बताओ कि कैसे बनेगा। एक तरफ हमारा राजनांदगांव है जिसकी बोली अलग है, शब्द को मेहरी शब्द का उपयोग हमने किया, मगर जब आप हमारे महासमुंद को पार करोगे, सरायपाली तरफ जाओगे तो वहाँ मेहरी शब्द नहीं आएगी। सही हूँ मैं? लेकिन जैसे ही हम सरगुजा तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पेज आता है, फिर वहाँ बासी नहीं आती। वहाँ बासी नहीं लेते, वहाँ पेज लेते हैं क्योंकि मौसम ही बदल गया। हम बस्तर चले जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली सब कुछ अलग है, वहाँ गोड़ी चलती है। अब मुझे राजभाषा बनाना है। राजभाषा आयोग अगर आपके पास है और कहता है कि लीजिए कोसरिया जी आप बनाओ, तो कोसरिया जी क्या करेंगे? देखो सर, ये बहुत कठिन काम है। इस किताब में एक बात मैं लिखा हूँ, आप कहीं पढ़े होंगे तो देखे होंगे, हिंदी का शब्दकोश बनाना ज़्यादा आसान है। मेरा जो प्रश्न था ना वही है। आपका एक तरफ में मैं जाता हूँ तो ये आपका मध्य प्रदेश का कोना लगता है जहाँ मंडला जिला बालाघाट जिला आता है। एक तरफ आप जाते हो तो महाराष्ट्र आता है, एक तरफ जाते हो तो तेलंगाना आ जाता है, इधर जाते हो तो उड़ीसा आ जाता है, उधर जाते हो तो हमारा झारखंड आ जाता है, उधर फिर घुसे वाड्रफनगर तरफ आप जहाँ थे वहाँ देखे तो उत्तर प्रदेश आ जाता है, मिर्जापुर बनारस लगा हुआ है। सर एक और बता दूं, सरगुजा में आपको कहेंगे किसी को जा जल्दी लेके आ जा, तो वहां जल्दी लेके आ नहीं बोलेंगे, कूद के जा। आप आपके यहाँ कूद के मतलब कूदेंगे, ऐसे जाएंगे, वो जल्दी आने के लिए है। तो आप वहां के भाषा संस्कृति को भी बताना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें आसान तरीका है। आप जिस शब्द को, जैसे जल्दी जाना है या पेज है, या जिसमें दो अलग अलग जगह अलग, आजा का ही है, दो अलग अलग जगह अलग अलग बोले जाते हैं। सरगुजा में आजा का मतलब वो बाप के पक्ष का होगा, और वहाँ बाप के पक्ष का हो जाता है, और हमारे यहाँ माँ के पक्ष का होता है। अब शब्दकोश बनाना है, मेरे को बनाना पड़ता, मैं क्या करता, तो मैं आजा तो लिखता, लेकिन उसका पुस्तक में जो देते थे दो अर्थ। सरगुजा क्षेत्र के आजा ये है, रायपुर में आजा ये है, एक ही साथ आ जाएगा, अलग से आपको बनाने की झंझट नहीं पड़ेगी। और भी बहुत जगह है, जैसे एतनी ओतनी, एडहान ओडहान, एलंग ओलंग, अर्थ तो एक ही लगता है, एक ही है, केवल उसका टोन का धुन वो अलग है। तो इसको आप वहाँ शब्दकोश में भी टिप्पणी के तौर पर, अन्य के तौर पर दे सकते हैं, और इस तरह से दोनों का काम चलेगा। अलग अलग दो बार बनाने का झंझट नहीं रहेगा, और ये मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है। और मैं अपने जब शब्दकोश लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा।
तो किताब है दोस्तों, और इसका नाम गोट की बात। ये आज दूसरा एपिसोड हम यहाँ पे बात की है। प्रथम एपिसोड अभी डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, और आप उस पर जा कर के समझें कि छत्तीसगढ़ी भाषा में मिठास है, उसमें एक अपनापन है, और उसका जो शब्दकोश है वो भी बड़ा समृद्ध है। बस इतना ही सहजने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विविधता बहुत है। 7 पड़ोसी राज्यों को छूने वाला छत्तीसगढ़, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है, एक तरफ झारखंड की सीमा है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो सभी जगह की बोली का असर, सभी जगह की संस्कृति का असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है, और उसके हिसाब से उसकी भाषा को तैयार करना निश्चित रूप से एक चैलेंज का काम है। तो कई विद्वानों को एक साथ बैठ करके इस पे चिंतन करना होगा, लिखना होगा, और एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं अलग अलग मौके पे, उन्हें भी नोट में डालना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर PR कोसरिया जी का मानना है। तो निश्चित रूप से राजभाषा के जो अब अध्यक्ष आए और खुद मुख्यमंत्री जी साहब इन चीज़ों के बारे में संज्ञान लें, सोचें, और एक समृद्धशाली शब्दकोश का वो निर्माण किया जाए छत्तीसगढ़ भाषा के समृद्धि के लिए। मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो में ऐसी ही छत्तीसगढ़िया गोट के लिए। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।